वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। हमने पहले क्लास में कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। पहले हम ब्रीफली उनको रिव्यू करेंगे, उसके बाद कुछ हम आज न्यू करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो ब्रीफली लेट अस रिव्यू लास्ट क्लासेस टॉपिक्स। वन मेन टॉपिक वाज अंटार्कटिका बिल। अंटार्कटिका बिल, ये अंटार्कटिका ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल पेश किया गया है हमारी लोकसभा में। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ध्यान रखने वाले, ये किसी भी पर्सन पे लागू होता है, एनी पर्सन जो इंडिया के एयरक्राफ्ट पे या वेसल पे या इंडिया की जो रिसर्च लैब है अंटार्कटिका में वहां पे काम कर रहा है, उन सब पे ये लागू होता है। कोई भी इंसान जो कि अंटार्कटिका में जाना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है, उसको एक 10 मेंबर्ड कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा। इस कमेटी को जो हेड करेगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये एक रेलिवेंट पॉइंट है याद रखने वाला। फर्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन, नॉट ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनी पर्सन। सेकंड, परमिट फ्रॉम ए 10 मेंबर्ड कमेटी हेडेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसके अलावा ये बिल कुछ एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के बारे में बताता है, उनमें से 3 एक्टिविटीज मेन है। यू कैन नॉट कैरी आउट न्यूक्लियर explosions, nuclear experiment there. You cannot carry non-sterile soil there, non-sterile soil, and the waste disposal. You cannot carry waste disposal in Antarctica. एक इसमें मेन पॉइंट और आता है, अंटार्कटिका क्या है? बिलो 60 डिग्री साउथ, एवरीथिंग बिलो 60 डिग्री साउथ कम्स अंडर अंटार्कटिका। और किन किन चीजों के लिए परमिशन चाहिए? अगर आपको वहां पे रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए परमिशन आपकी लगेगी। अगर आपको ड्रिलिंग करना है, उसके लिए भी परमिशन आपको लगेगी। इसके अलावा वेस्ट वगैरह के लिए। और परमिशन लेने से पहले कंडीशन क्या है आपकी? आपको कमेटी को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 1 एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान 2, ये 2 चीजें सबमिट करानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको परमिशन दी जाएगी। ये हो गया हमारा अंटार्कटिका बिल। इसके अलावा सेकंड टॉपिक था हमारा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक गल्फ ऑफ गेब्स। गल्फ ऑफ गेब्स, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ ट्यूनीसिया, ऑफ द कोस्ट ऑफ ट्यूनीसिया विच इज इन नॉर्दर्न अफ्रीका। बस इसमें यही याद रखने वाली बात है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे एक मर्चेंट शिप जो कि 1000 टन ऑफ ऑयल कैरी कर रहा था, वो सिंक कर गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। ऑफ द कोस्ट ऑफ ट्यूनीसिया, गल्फ ऑफ गिब्स। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था जीनोम। जीनोम क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन इंडिविजुअल। इन एन इंडिविजुअल, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के सम को जीनोम कहते हैं। हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कुछ एक पार्ट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अदरवाइज एक स्पीसीज का जो जेनेटिक मटेरियल है मोर और लेस सेम रहता है। और जो चीजें वेरी करती हैं उन्हीं की वजह से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, आई कलर में, हेयर कलर में। हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द क्रोमोजोम्स। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स एंड ईच क्रोमोजोम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 chromatids connected with each other at the centromere. This is telomere, the end of the chromosome. In the chromosome, there is DNA, deoxyribonucleic acid. DNA, ये जो क्रोमोसोम है हमारा, इस क्रोमोसोम के ऐसे ऐसे पार्ट्स में जीन्स है। जीन्स क्या है? ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है कैरिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। इट इज कंसिडर्ड, ए जीन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, जीन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होता है? एक क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक कर्ली हेयर्स, ब्लैक आइज। जो जीन होता है वो फर्दर किससे मिलके बना होता है? डीएनए से मिलके बना होता है। डीएनए में हमने पढ़ा था 4 बेसिस होते हैं हमारे डीएनए में, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, थायनिन एंड साइटोसिन। Adenine and guanine are linked by double bond, adenine and guanine, and cytosine and thymine
by triple bond, AT and GC. Adenine and thymine by double bond, cytosine and guanine by triple bond. Adenine, thymine, cytosine, guanine, ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये क्रिक 1958 में बताया था क्रिक एंड वाटसन ने। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स थे हमारे, जिसमें से मेन टॉपिक था गल्फ ऑफ गिब्स एंड डीएनए जीनोम। आई थिंक दीज वर द टॉपिक्स। एक और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक था, आई कैन नॉट रिकॉल नाउ। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक्स। And the first topic is UCMDMP. This is Uniform Code for Medical Devices Marketing Practices. This is important because nowadays government has planned to make it a separate industry other than the pharmaceuticals, because it is now amounting around $63 billion. Which is more than the market of the pharmaceuticals, and they also differ significantly from the pharmaceuticals. That's why this code is important. And the next topic is INS Vagsir. ये P75 प्रोजेक्ट था जो हमारा, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंडर 6 सबमेरीन्स को बनाने के लिए टारगेट किया गया था। ये सबसे एंड वाली 6th सबमेरीन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। And the third topic would be GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. इसमें हम थोड़ा ब्रीफली हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि लॉन्च व्हीकल्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे डेवलप हुए हैं। इसके बाद WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको कौन रिलीज करता है, एंड वी नो दिस इज रिलीज्ड बाय IMF। USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि 2022 में इंडिया इज अगेन गिवन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट स्टेटस। तो हम बिगिनिंग करते हैं आज के टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। इस कोड में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि नेम से पता चलता है कि मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए ये कोड है। ये कोड किसने बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दिस इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। द ड्राफ्ट इज पब्लिश्ड बाय DOP, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वाई? टू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस इन द मार्केटिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। क्यों जरूरी है ये? पहले तो हमने डिस्कस किया कि $63 बिलियन की ये मार्केट है। इसके अलावा इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस से पेशेंट को भरना पड़ता है, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से ही डॉक्टर्स अननेसेसरी डायग्नोसिस प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का। इसीलिए इसमें बताया गया है कि जो गिफ्ट्स हैं, जो प्रिविलेजेज पर्क्स दिए जाते हैं, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डॉक्टर्स को वो गिफ्ट्स देते हैं, उनको नहीं देना है, लेकिन वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और काउंसलिंग टाइप से उनके साथ स्टडीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं डॉक्टर्स के साथ में। ये कोड प्योरली वॉलंटरी है, दिस इज नॉट बाइंडिंग, दिस इज वॉलंटरी। फर्स्ट कीवर्ड इज DOP, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एंड द सेकंड कीवर्ड इज दिस इज वॉलंटरी, एंड द थर्ड कीवर्ड इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये इसके बारे में बताया गया है कि डेस्परेटली इन द नीड, बिकॉज रिसेंटली अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से पेशेंट्स का पे लोड आता है। उसके अलावा जो लोग इसको कंप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी डिसइंसेंटिव होता है कि कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, और ये सब पे लागू होना चाहिए। एज वी स्टेटेड, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड DOP, वॉलंटरी कोड है। ये रेगुलेट करता है फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। Why? This is in the furthering patients' interest and restraining the unethical elements, and this is also to restore competitiveness and esteem of the compliant players. जो लोग इसको फॉलो करते हैं
उनके लिए भी ये एक तरीके से उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा, सो दैट अदर्स आल्सो फॉलो द सेम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज INS वागसीर। ये 5th नहीं 6th है। दिस इज 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन। सम बेसिक पॉइंट्स इसमें हम सबसे पहले कवर करते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास क्या होता है। स्कॉर्पियन क्लास सबमेरिन्स एक प्रोजेक्ट था जो सन 2000 में एक फ्रेंच नेवल कंपनी और एक स्पेनिश कंपनी ने स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो सबमेरिन्स बनाई जाती थी वो स्टेल्दी रहती थी, जिनको कैच करना टफ होता था। स्टेल्दी वाई? हमें पता है कि आजकल न्यूक्लियर सबमेरिन्स के बारे में काफी ज्यादा बातें होती है। वाई न्यूक्लियर सबमेरिन्स आर मोर एडवांस्ड? क्योंकि वो काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और काफी डीप सी मैन्योरिंग कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको कैच कर पाना काफी टफ होता है। वो उनको सरफेस पे आना नहीं पड़ता बार बार फ्यूल के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इसी के लिए ये नॉन न्यूक्लियर सबमेरिन्स है, जिसमें डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दो तरीके के टेक्नोलॉजी को यूज किया है। डीजल प्लस इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सबमेरिन्स है ये। डीजल और इलेक्ट्रिक होने की वजह से, इलेक्ट्रिक एलिमेंट की वजह से इसमें फायदा ये होता है कि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। इसका फायदा क्या होता है कि आपको एयर के लिए सरफेस पे नहीं आना पड़ता। एयर के लिए अगर सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा तो आप काफी लंबे समय तक सी के अंदर में ही रह सकते हो। और सेकंड, इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट तो हो गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। सेकंड इसका बेनिफिट है ये बिल्कुल भी नॉइजी नहीं होती हैं, नॉइजलेस होती हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एंड द नॉइजलेस। इसकी आवाज नहीं आएगी सरफेस तक, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। ये दुश्मन को, एनिमी को चकमा देने के लिए कामयाब है। सो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमेरिन्स थी स्कॉर्पियन क्लास। इसी का एक प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया अंडर द नेम प्रोजेक्ट P75। अंडर द नेम प्रोजेक्ट P75। इस प्रोजेक्ट में फ्रेंच नेवल कंपनी के साथ में मिलके 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमेरिन्स के ऊपर काम किया जाना था। और ये प्रोजेक्ट के चलते चलते ये हमारी 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमेरिन है वागसीर, जो अभी डिस्कस की जा रही है। इससे पहले 4 इन फंक्शन है, ऑपरेशनल है। 5वीं अभी सी ट्रायल्स के लिए जारी है और 6th में इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने का काम चल रहा है, जो कि 6th हमारी वागसीर है। और पहले वाली 5 कौन सी हैं हमारी? फर्स्ट थी INS कलवारी, जो 2017 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद INS खंडेरी, INS वगीर, INS करंज एंड INS वेला, एंड लास्ट इज INS वागसीर। ये 6 हैं। कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। ये सरफेस पे 11 नॉट की स्पीड तक चल सकती है, और जब ये सबमेरीन पानी के अंडर में होगी तो 20 नॉट्स तक की ये स्पीड अचीव कर सकती है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये फ्रेंच एक कंपनी है। इंडियन नेवी एंड फ्रेंच कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन से P75 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस सबमेरीन की लेंथ है 220 फीट लॉन्ग एंड द 40 फीट इन हाइट। ये कुछ एक बेसिक्स पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी के साथ हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर करते हैं। दिस इज 6th इन द सीरीज, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। व्हाई दिस इज नेम्ड एज कलवारी क्लास सबमेरीन। कलवारी here is the first submarine which was launched in 2017। कलवारी क्लास मतलब कि ये कलवारी जैसी ही है। उसके फीचर्स क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक क्लास अटैक सबमेरीन है ये। डीजल इलेक्ट्रिक यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये थ्रो कर दिया जाएगा दिस इज डीजल और दिस इज न्यूक्लियर सबमेरीन। सो द राइट वर्ड वुड बी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमेरीन। उसके बाद P75 में 6 सबमेरीन बनानी थी। सेकंड की पॉइंट आता है किसकी मदद से?
फ्रेंच, फर्स्ट डीजल इलेक्ट्रिक, सेकंड फ्रेंच, थर्ड किस प्रोजेक्ट के अंडर में, P75। और कलवारी क्लास का मीनिंग क्लियर हो गया है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज ब्लैंक वन। P75 की फर्स्ट हमें 2017 में लॉन्च की गई थी, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इन द इंडियन नेवी। ये बताया गया फिफ्थ के बारे में, जो सी ट्रायल्स के लिए ऑलरेडी चल रही है। एंड द सिक्स्थ सबमरीन वर्क इज गोइंग ऑन फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स एंड देयर हार्बर ट्रायल्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज GSLV। GSLV को समझने से पहले कुछ हम इसकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझते हैं। लॉन्च व्हीकल्स इवोल्व कैसे हुए हैं हमारे यहाँ। लॉन्च व्हीकल्स की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी अर्ली 70s से। अर्ली 70s में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए काम शुरू हो गया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पहले हमें एक डिफरेंट ऑर्बिट्स के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हमें ये पता लग पाए कि अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हमें जरूरत क्या है। उसके लिए कुछ हम बेसिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले ये हमारी अर्थ है। एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है, जैसे ही आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो जो ये डिस्टेंस है कवर करने वाली, सर्कुलर डिस्टेंस है, ये बढ़ती जाएगी। इससे पता ये चलता है कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी सैटेलाइट को, उतना उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और जैसे आप अर्थ से बाहर की तरफ जा रहे हैं, उसका ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। इट मीन्स टाइम टेकन टू कवर द ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीज। तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है, हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑर्बिट्स को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 2000 किलोमीटर, एंड द मीडियम अर्थ ऑर्बिट अप टू 35,786 किलोमीटर, एंड देन हायर, दिस इज लो, this is medium, this is higher earth orbit more than 35,786 किलोमीटर। जब हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो टाइम टेकन विल आल्सो इंक्रीज। तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है अर्थ से जो कि 35,786 किलोमीटर होता है। अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में प्लेस किया जाए तो उसको रोटेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो अर्थ की रोटेशन के इक्वल टाइम होगा। अर्थ की रोटेशन में कितना टाइम लगता है? अर्थ रोटेशन टेक्स एग्जैक्टली 23 hours 56 minutes and 4 seconds, and we roughly call it 24 hours। जब कोई सैटेलाइट इतनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा तो इतना टाइम वो लेगा। अगर इक्वल रोटेशन का टाइम है उसका, तो वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से देखने पे ऐसा लगेगा कि एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे प्रेजेंट है, बिकॉज अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द सैटेलाइट। इसी कॉन्सेप्ट पे 2 फर्दर कॉन्सेप्ट निकल के जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो सिंक्रोनस। इसमें बहुत कम डिफरेंस है जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस में। जियो स्टेशनरी वो ऑर्बिट होता है, पहली बात तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस में, कि दे विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मेन डिफरेंस हेयर इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज इन लाइन विद द इक्वेटर। ये इक्वेटर के ऊपर होता है। लाइक roughly we can show this is geostationary। इससे क्या होता है कि अर्थ रिवॉल्व जब करती है तो अर्थ का जो एंगल है सैटेलाइट के साथ वो भी सेम रहता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे हमें दिखाई देता है, एक ही एरिया में स्काई के। ये यूज में क्या आता है? दिस इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है? जो
उसमें डिस्टेंस सेम रहने वाली है अर्थ के सरफेस से ऑर्बिट की, लेकिन दैट ऑर्बिट इज नॉट अबव द इक्वेटर, ये इक्वेटर के ऊपर नहीं होता है। दिस इज एट एन एंगल टू द इक्वेटर। लाइक इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस हमेशा एक एंगल पे रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है अर्थ के सरफेस से देखने पे कि ये सैटेलाइट नॉर्थ और साउथ वैसिलेट कर रहा है। एक्चुअल में ये वैसिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक एंगल पे है, अर्थ से देखने पे ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ एंड साउथ जा रहा है। और जो इसके ग्राउंड पे एंटीनाज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ अपने आप को मूव कर सकते हैं सिग्नल को लेने के लिए। बल्कि जियोस्टेशनरी में क्या होता है, सैटेलाइट्स रिमेन स्टैटिक बिकॉज दे विल बी हैविंग द सेम एंगल विद द सैटेलाइट। और यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट के साथ एंगल चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो यहाँ पे रिसीवर्स होते हैं ग्राउंड पे एंटीनाज, वो भी नॉर्थ एंड साउथ वैसिलेट करते हैं। इनकी एक खूबी क्या है जियो सिंक्रोनस की, ये पर्टिकुलर एक टाइम पे स्काई में एक ही लोकेशन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 3 PM पे कोई सैटेलाइट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखता है स्काई में, देन इट विल बी ऑन द सेम पॉइंट नेक्स्ट डे आल्सो। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट अगर ऐसे आ जाती है कि ऑल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स आर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए। ऑल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स आर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, ये बात बिल्कुल सही है, बट इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। स्पेशल टाइप से मतलब क्या है, बस ये इक्वेटर पे नहीं होता, ये एक एंगल पे होता है। सो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। सो all the geostationary satellites can be called as geosynchronous, but all geosynchronous orbits cannot be called as geostationary orbit because geostationary is one specific orbit that is over the equator. ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा पोलर सैटेलाइट्स का। ये अर्थ है हमारी, पोलर सैटेलाइट्स क्या करते हैं कि एक पोल से दूसरे पोल्स पे घूमते रहते हैं, लाइक दिस वन। तो इनकी ये अर्थ के पास होने की वजह से इनकी अर्थ को कवर करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। पोलर सैटेलाइट्स 14 to 15 टाइम्स एक दिन में अर्थ का चक्कर लगा देते हैं, 14 to 15 टाइम्स। फॉर इंस्टेंस, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अराउंड 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस है, ये 14 to 15 टाइम्स एक दिन में अर्थ का चक्कर लगाता है। इन ऐसे सैटेलाइट्स को जो पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, 14 से 15 बार ये एक दिन में चक्कर लगा देते हैं, इनको पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। पोलर सैटेलाइट्स का काम क्या है, फॉर इंस्टेंस इनको मिलिट्री पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो, फॉरेस्ट्री वगैरह की प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगे वो मोस्टली हमारे पोलर सैटेलाइट होंगे। जो रिसोर्सेज सर्वे वगैरह, रिमोट सेंसिंग वाले जो चीजें होती हैं, वो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। इनका फायदा क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करके पोलर सैटेलाइट्स को आप एक सिग्निफिकेंट एरिया को कवर कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पज लाइक दिस। तो अगर हमें अर्थ के पास कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो हमें एक नॉर्मल या वीक कह सकते हैं, जिसमें हम कंपैरेटिवली वीकर लॉन्च व्हीकल से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज द हाइट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू हायर ऑर्बिट्स। तो हम एक वीक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से इसको लॉन्च कर पाएंगे। बट व्हेन द डिस्टेंस विल बी मोर एंड द बल्क लोड लाइक द वेट ऑफ द सैटेलाइट इज मोर, वी रिक्वायर सम more stronger launch vehicles. So that's why this journey started with the various launch vehicles, and so here we can discuss this. First was the satellite launch vehicle. ये अर्ली 1970s में स्टार्ट हुआ था। ये सिर्फ 40 kg पेलोड को कैरी करने में सक्षम था।
इसका जो फ्यूल था ऑल सॉलिड प्रपल्सन सिस्टम था, और ये कहाँ तक पेलोड को ले जा सकता था, लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 2000 किलोमीटर था। इसके बाद हमारा 1980s में आया, 1987 में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसी ऑल सॉलिड का ही एडवांस वर्जन था, बट इसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, 150 किलो पेलोड को कैरी कर सकता था ये, सेम लो अर्थ ऑर्बिट तक। SLV, ASLV, इसके बाद बारी आई हमारी PSLV। PSLV की वेरियस स्टेजेस थी। PSLV यहाँ पे स्ट्रैप ऑन मोटर्स के हिसाब से 1, 2, 3 XL, मतलब कि ये मोर स्ट्रोंगर था, एक्स्ट्रा लार्ज। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नाम पोलर है, इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, but the carrying capacity is comparatively less as compared to the GSLV versions. So here it can carry payload of 1860 kg PSLV XL, and where it can drop the satellites to sun synchronous polar orbit. The main difference here is SLV and PSLV में यहाँ पे propulsion system solid and liquid, दो तरीके का फ्यूल यूज किया जाता है, solid and the liquid। और यही डिफरेंस है हमारा GSLV में। GSLV की डिफरेंट वेराइटीज हैं, मार्क 2, मार्क 3। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा पावरफुल है, मार्क 3, इसीलिए इसको एक्सपेंडेबल बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा फ्यूल स्टेजेज, जैसे डबल स्टेजेज बना देते हैं, ट्रिपल स्टेजेज बना देते हैं। ट्रिपल स्टेज तो होगा ही होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। उसके साथ में जैसे सॉलिड की 2 स्टेज डाल दी या लिक्विड की 2 स्टेज डाल दी, इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को बूस्टअप किया जाता है। इसमें मेन जो बात ध्यान रखने वाली है, मार्क 2 हमारा 2001 में आ गया था, और मार्क 3 जो है हमारा वो 2017 में आया है। मार्क 3 हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। It can carry 4000 kg of payload. It contains solid, liquid and cryogenic stage, and this also contains solid, liquid and cryogenic, but its strength is limited to 2200 kg, and it can launch satellites in the geosynchronous orbit, which is 35,786 km away from the Earth surface. These are some basic information. So we call this expandable. Why expandable? We can add multiple stages as per our requirement, and we can launch heavy vehicles up to the payload of 4000 kg up to a distance of 35,786 kilometers. Some basic points. It will, with improvements added to its cryogenic upper stage, we already discussed this. This is expandable. We discussed this, how it is expandable. This is developed and operated by ISRO. Here ISRO is very important because sometimes this may be replaced with DRDO, because DRDO is well known for scientific endeavors, so people may get confused that it may be DRDO. So rightly remember this, ISRO is the right answer. To launch satellites and the other space objects into the GTO, here geosynchronous transfer orbit. This is the orbit that is slightly below the geosynchronous orbit. Scientists put the satellites in the transfer orbit and slightly change its path so that it comes into the path of geosynchronous orbit. This exercise is required because directly putting the satellite into the main orbit may cause it to fail, because every orbit has its own momentum, you can say gravitational forces, so they change its path slightly and they put it in the right orbit. This is 3-stage vehicle with a lift of mass of 420 tons. This we already discussed. And the next topic is World Economic Outlook. ये अभी न्यूज में इसलिए है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कि
IMF ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसके बारे में काफ़ी सारे चेंजेस सजेस्ट किए हैं। ये पीरियोडिकली इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको एक डिक्लाइनिंग उसमें फोरकास्ट में लेके जा रहा है। स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से इन्होंने सजेस्ट किया था, 2022-23 में इंडिया की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 9% रहने वाली है। ये उनका जनवरी 2022 का फोरकास्ट था। लेकिन जो भी रिसेंटली आया है उसके हिसाब से IMF कहता है कि इंडिया विल ग्रो एट द रेट ऑफ 8.2%, which still is the highest rate of growth, and it will be double as that of the China. China will grow around 4% yearly. And the other forecast given by different agencies, this is only to give an impression how much the forecast varies from one organization to the other organization. RBI states we will grow 7.3% in the year 2022 and 23, and IMF earlier said 9%, but now it is 8.2%. And similarly, this World Bank forecast 8.7%, and we can have a glance over these figures. And we discuss this. The main point here to remember is only the World Economic Outlook. World Economic Outlook किसकी पब्लिकेशन है? IMF की। ये काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है UPSC में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज ए पब्लिकेशन ऑफ IMF। ये एक साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। ये बेसिकली एक एनालिसिस होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी रेट से ग्रो करेगी, क्या उसके चैलेंजेस होने वाले हैं, तो वही इसके बारे में बताया गया है। ये पर्टिकुलर कंट्रीज की भी फोरकास्ट करते हैं। दिस इज पब्लिश्ड ट्वाइस ए ईयर। इट एनालाइज एंड प्रिडिक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इससे पहले क्योंकि एक डिमांड बढ़ती जा रही है कि कितनी ग्रोथ होगी, इससे रिलेटेड ये जो मेन पब्लिकेशन है इसकी फोरकास्ट से रिलेटेड, उससे पहले 2 अपडेट भी देता है हर साल में। जस्ट एन इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये काफी न्यूज में है क्योंकि 2022 में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में इंडिया को ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये लिस्ट क्या होती है। पहले कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ये कौन रिलीज करता है? दिस इज रिलीज बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द US। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द US अंडर ए स्टैट्यूट, एंड द स्टैट्यूट इज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। इस एक्ट के अंदर कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, एंड हु अपॉइंट्स द कमिश्नर्स? प्रेसिडेंट of the US along with the political parties in both the houses. Both political parties, क्योंकि वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है US में। दोनों पार्टीज मिलके सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। ये कमिश्नर क्या करते हैं? ये रिसर्च करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, रिसर्च, फैक्ट फाइंडिंग और मॉनिटर करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग एंड मॉनिटर। रिसर्च, फैक्ट फाइंडिंग एंड द मॉनिटर किस चीज को? रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पब्लिक हियरिंग्स को भी होल्ड करते हैं इफ नीडेड। ये कंट्रीज को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से 2 ग्रुप्स काफी इंपोर्टेंट है। वन इज द CPC, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इसमें क्या होता है, जो कंट्रीज सीवियरली रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रही है उनको इसमें रखा जाता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। नेशंस एंगेज्ड इन सीवियर वायलेशंस ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम, दे आर पुट अंडर दिस कैटेगरी। किसके हिसाब से रखा जाता है इसको? रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा स्पेशल वॉच लिस्ट है। स्पेशल वॉच लिस्ट में उन कंट्रीज को रखा जाता है जो CPC, कंट्रीज ऑफ CPC क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं। CPC मतलब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को फुलफिल नहीं करती हैं, बट दे आर सॉर्ट ऑफ CPC क्राइटेरिया, बट स्टिल they are witnessing severe violations of the religious freedom. Those countries are put under special watch list. इंडिया को स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है. वाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स, एंड द मेन रीजन्स वर माइनॉरिटी
persecution, minority persecution, and second is NGOs जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेन फंडिंग वाले, फॉरेन फंडिंग चैलेंजेज ऑफ द एनजीओ, और कुछ एक J&K में इंटरनेट शटडाउन, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे मुद्दों को लेके इंडिया को स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है। ये करता क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में जो कमिश्नर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं किसी भी एंटिटी को जो पर्टिकुलरली रिलीजियस फ्रीडम को लेके वायलेशन में है, उसको एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और उन बंदों पे एक तरीके से यूएस में एंट्री पे बैन लगाया जाता है, या उनके फाइनेंशियल एसेट्स को भी फ्रीज किया जाता है अंडर द इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके साथ में ये जो डिफरेंट ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी एक तरीके से हाईलाइट करता है, डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट एरियाज के। CPC एंड स्पेशल वॉच लिस्ट, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड स्पेशल वॉच लिस्ट को रिकमेंड करता है किस कंट्री को किस कैटेगरी में रखा जाए। इसके साथ में रिसेंटली इसने कोविड टाइम्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी स्टडी किया है कि कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज में ये हुआ है। कुछ एक टॉपिक्स जो ये कंसिडर करता है, रिलीजियस फ्रीडम, ब्लेसफेमी मतलब किसी के गॉड के बारे में कुछ लिखना या कहना, बुरा कहना या लिखना, इसको ब्लेसफेमी कहते हैं। हेट स्पीचेज एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड इन द यूरोप एंड डिटीरियोरेटिंग रिलीजियस फ्रीडम conditions in the South Asia and other regions of the world. What are the concerns raised about India? We already discussed this. Repressed critical voices, especially minority communities and the individuals reporting on them. कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मेन एग्जाम्पल है खुरहान परवेज इन कश्मीर। इसमें ये एक राइट एक्टिविस्ट था जिसको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड द जुलाई 2021 में एक और पर्सन का डेथ हो गया था वहां पे J&K में, जिनका नाम था स्टैन स्वामी, जिनको अरेस्ट किया गया था UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में, और बाद में इनकी डेथ हो गई थी इन सब पर्टिकुलर रीजंस की वजह से। ये एग्जांपल्स हमें मेंस में काफी हेल्प कर सकते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, along with the articles 25 to 28, these examples and this report can be highlighted in the mains answer. उसके बाद इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे एनजीओ वाले, फॉरेन फंडिंग ऑफ द एनजीओ, ये भी एक रीजन बताया गया था। इसके साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट लोगों का एक सर्वे कराया था, 20 सर्वे ऑफ चर्चेज and the priests in the state, and authorize the police to conduct door-to-door campaign for what? For inspection of the person of the Hindus who have been converted into Christianity. एक तरीके से देखा जाए तो ये religious freedom को violate करने वाला एक्ट था. That's why this can also be highlighted in the main answer. And the few questions from the today's lecture. With reference to the draft Uniform Code for Medical Devices Marketing Practices, consider the following statements. And the first statement is, it is aimed at bringing in a voluntary code, this is a voluntary code, we discussed this, to regulate fair marketing practices by the medical device industry. This is the right statement. It is released by the Niti Aayog. As we discussed, this is released by the DOP, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. So the second statement is wrong, and don't stop here. Read the full question, because the key command may vary. It may be correct, incorrect. So given above are correct. The keyword here is the correct, and the right answer would be one only. And the next question is, INS Vagsir, recently seen in the news, is a nuclear submarine. We discussed this. It is not a nuclear submarine. It is diesel electric submarine, Kalvari class submarine. We already discussed this. Why Kalvari?
because this is the first submarine which was launched under the project P75. And what is this? This is diesel electric Scorpion class submarine. Diesel electric Scorpion class submarine. So the right answer would be the second one. With reference to the GSLV, consider the following statement. And the first statement is, it is expendable space launch vehicle. We discussed how this is expendable. There is Mark II, Mark III, various versions of the GSLV, and Mark II is a lower version and Mark III is the more advanced, which was launched in 2017, which is able to carry 4000 kg of payload to 35,786 km orbit. So it is expendable space launch vehicle designed, developed and operated by DRDO. As I stated, UPSC plays with the facts, and here DRDO is not the right word. It is developed by ISRO. Even if you know all the information, still you get it wrong, because UPSC always tries this. It replaces words with other facts. So the right word here is ISRO. So the statement is wrong. It is 3-stage vehicle. As we discussed, this is 3-stage vehicle, solid, liquid and cryogenic stage. And in that also there are different forms, different varieties, like 2 solid stage can be there and 2 liquid stages can be there. And this is able to carry 420 tons. And don't leave at this point, read the whole question. Given above are correct. And the right answer would be the 2 only. And hence B option would be the right answer. Organization publishes the World Economic Outlook. And this is the state 1 question. IMF, International Monetary Fund, publishes World Economic Outlook. Which is true about United States Commission on International Religious Freedom. And the first statement is, it is a US federal government commission, created federal government commission. As we stated this is the one keyword. Created by International Religious Freedom Act 1998. The statement is right. And the next, the commissioners are appointed by the president and the leadership of both the political parties in the Senate and the House of the Representatives. And the second statement is also right. The commission researches and monitors international religious freedom issues and authorized to travel on the fact-finding missions to other countries and hold public hearings. Third statement is also right. And D says all of the above. Hence, the right answer would be all 4. आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट करिए और हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. एंड टिल देन, बाय. थैंक यू वेरी मच.